हेलो बच्चों, हम फिजिक्स क्लास 12th का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे। पिछली 3 क्लासों में हम आवेश पर ही बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि आवेश में कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे योज्यता का गुण। हमने कहा था किसी निकाय में स्थित कुल आवेश उनके बीजगणितीय यानी डायरेक्ट योग के बराबर होता है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। और आगे हमने कहा था कि आवेश निश्चल होता है। निश्चल होने का क्या अर्थ है? थोड़ा कठिन टर्म है ये सुनने में हिंदी में। निश्चल का अर्थ है निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वस्तु गतिशील हो, रुकी हुई हो, चाहे कहीं भी हो, आवेश का मान वही रहता है, जो पहले था वो बदलता नहीं है। इसके अलावा आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी आवेश का कोई न्यूनतम मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो ये कुछ गुण थे। आगे हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कूलॉम का नियम, उसके बारे में बात की थी। हमने कहा था दो आवेश Q1 और Q2 है, उनके मध्य की दूरी कुछ r है, तो उन दोनों के मध्य बल अवश्य कार्य करता है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, यानी दोनों आवेश एक दूसरे की तरफ भी जा सकते हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। आवेश यदि समान है तो दूर जाएंगे, आवेश यदि विपरीत है यानी प्लस माइनस है तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। कूलॉम ने क्या कहा? कूलॉम ने कहा कि यदि आवेश Q1 Q2 है और उनके मध्य लगने वाला बल F है, तो लगने वाला विद्युत बल F दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात क्या बोली थी कि उनके मध्य की दूरी यदि r है तो लगने वाला बल मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। यह कूलॉम का नियम है। यदि दोनों को साथ रखा और समानुपाती नियतांक आया k, तो F बराबर k Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ k समानुपाती नियतांक है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होता है। हमने एक दूसरी टर्म में इस सूत्र को लिखा था, k की जगह लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 r²। याद रखना ε0 का अर्थ है निर्वात या वायु। हमने दूसरे किसी माध्यम की बात नहीं किया, हमने दोनों आवेश कहाँ स्थित है? वायु में या निर्वात में है। ε0 को क्या कहते हैं? याद रखना, शब्दों का बहुत बड़ा फेर हो जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ये शब्द भूलना नहीं है। ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। अगर ये समझ में नहीं आई हो तो पिछले लेक्चर अवश्य देखें। अब आज की बात करते हैं लेक्चर यानी पार्ट नंबर 4 की। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में अक्सर आजकल ट्रेंड चल रहा है पूछने का, एक न्यूटन बल किसे कहते हैं, एक कूलॉम आवेश किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा को समझना और लिखना बहुत अनिवार्य है। अब यदि हमें किसी भी भौतिक राशि का एक मान चाहिए होता है तो सूत्र में बाकी सभी का मान एक रख दो, आपकी वो वैल्यू आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है विद्युत बल F बराबर क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन r²। अब हमें क्या चाहिए? एक कूलॉम आवेश। हम क्या करेंगे, ये देखो एक कूलॉम आ जाएगा सूत्र में, परिभाषा में भी आ जाएगा। हमने माना दोनों का मान है Q1 का भी और Q2 का भी 1 कूलॉम। दोनों के मध्य दूरी भी इकाई यानी एक रखी गई है, यानी 1 मीटर। कितनी रखी गई है? 1 मीटर। चलो रख देते हैं। F का मान रखा k Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 और r तीनों का मान एक रखा तो F किसके बराबर आ गया? k के बराबर। और k का मान हमें पता है 9 × 10⁹ न्यूटन, k न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ F का मान आ गया k के बराबर, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी इस स्थिति में F का मान क्या हो गया? 9 × 10⁹ न्यूटन। अब समझते हैं, ध्यान देना, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, दोनों के मध्य r है, इसका मान 1 कूलॉम है, इसका मान भी 1 कूलॉम है, इसका मान कितना है? 1 मीटर। तो दोनों के मध्य जो बल कार्य करता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन कार्य करता है। यही एक कूलॉम आवेश की परिभाषा है। बात समझना इधर।
परिभाषा में नाम नहीं लेंगे अपन, एक कूलम इसको तो सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के आवेशों के मध्य यदि बल कितना है 9 × 10⁹ न्यूटन, तो प्रत्येक आवेश का मान यानी परिमाण 1 कूलम होता है। एग्जाम में 1 नंबर का पूछने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, तो इसको समझ भी लेना और रट भी लेना कि दो समान परिमाण के आवेश यदि इकाई दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तो दोनों के मध्य बल 9 × 10⁹ न्यूटन लग रहा हो तो आवेश का मान कितना होता है 1 कूलम होता है। अब हमने अभी तक तो बात ही किसकी की है, निर्वात या वायु में रखे किन्हीं 2 आवेशों की। तो आगे बढ़ते हैं, यदि आवेश निर्वात या वायु में नहीं हो, जल में हो या किसी अन्य माध्यम में हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो हम हर बार एप्सिलॉन नॉट नहीं बोल सकते और हर बार इसका मान 8.85 × 10⁻² कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होगा। तो इस बार हम क्या बोलेंगे, बातों को ढंग से समझना और शब्दों पर सबसे ज्यादा गौर करना है पूरे चैप्टर में। तो हम किसी अन्य माध्यम के लिए विद्युत बल का मान ज्ञात करते हैं, हमें पता है ज्ञात क्या करना है, F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 R² यानी एप्सिलॉन नॉट केवल निर्वात और वायु के लिए आता है, या उसकी जगह एप्सिलॉन आएगा किसी माध्यम के लिए, उसका जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन होती है। लेकिन इसको जो टर्म यूज की जाती है इसको बोलने के लिए, अब हमने विद्युतशीलता तो निर्वात वायु के लिए ही बोली जाती है, तो किसी माध्यम के लिए हम क्या बोलेंगे, याद रखिएगा एप्सिलॉन को हम बोलेंगे माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। शब्द बोलना नहीं है, शब्दों का ही खेल है। एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, यह माध्यम पर निर्भर करेगा। ऑब्वियस सी बात है, यदि माध्यम अलग होगा एप्सिलॉन का मान अलग होगा, यानी इसके वैल्यू फिक्स नहीं है, माध्यम के अनुसार बदल जाएगी। और एप्सिलॉन नॉट केवल वायु और निर्वात के लिए हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो छोटी सी बात है, आगे काम आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम क्या है, परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता। याद रखना, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम है परावैद्युतांक। एक और नाम भी जो कम यूज होता है, विशिष्ट परावैद्युतता, अंग्रेजी में कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से। दोबारा ध्यान देते हैं, एप्सिलॉन नॉट आ गया तो वो निर्वात की विद्युतशीलता है, केवल एप्सिलॉन आया या एप्सिलॉन की जगह कई बार एप्सिलॉन एम आ जाता है तो वो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। यदि एप्सिलॉन आर आ गया तो वो परावैद्युतांक है, वो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, वो विशिष्ट परावैद्युतांक यानी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बात समझते हैं, ठीक, किन्हीं 2 आवेशों के मध्य 2 आवेश रखे हैं, माध्यम की बात करेंगे, 2 आवेश रखे हैं, उनके मध्य कोई दूरी है वो नहीं बदलनी है, यानी निश्चित दूरी है। किन्हीं 2 आवेशों के मध्य कोई निश्चित दूरी है, पहली स्थिति में वो निर्वात या वायु में रखा है। अब ये कोई 2 आवेश हैं Q1 और Q2, इन फर्स्ट केस these are standing in this air, यानी हवा में रखे हैं, तो हवा में इनके मध्य की दूरी कुछ मीटर है और इनका मान कुछ भी है। तो याद रखना, किन्हीं 2 आवेशों के मध्य निश्चित दूरी पर हवा या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल तथा, ध्यान देना, उन्हीं 2 आवेशों के उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में लगने वाला विद्युत बलों का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। ध्यान देना, इन्हीं 2 आवेशों के यदि मैं हवा या निर्वात में रखूं, विद्युत बल ज्ञात करूं, कुछ होगा F, तो विद्युत बल तथा इन्हीं 2 आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में उतनी ही दूरी पर रख दिया, तब लगने वाला विद्युत बल का जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो हमारे सामने आएगा परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर। ध्यान देना, फिर से सुनना, 2 आवेशों को यदि निश्चित दूरी पर रखा जाए तो हवा या निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों का अन्य माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखने पर लगने वाला विद्युत बल का अनुपात
क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। अब हमने देखा कि परावैद्युतांक क्या होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। हमने कहा कि निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युत या अपेक्षिक विद्युतशीलता। मैंने बताया इसे एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं, लेकिन बहुत सी पुस्तकों में इसे के से भी व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, एप्सिलॉन आर के स्थान पर कई बार के का भी उपयोग कर लिया जाता है। अब हमने परिभाषा के अनुसार सूत्र लगाया। हमने कहा कि निर्वात वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल F तथा अभीष्ट माध्यम जो दिया हुआ है वो कोई भी हो सकता है। अभीष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इसे अपन ने क्या कह दिया? Fm। अनुपात निकालना है। अब हवा या वायु या निर्वात की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। अब हमने किसी माध्यम में एप्सिलॉन माना निरपेक्ष विद्युतशीलता, तो माध्यम में यही बल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गौर से देखिए, छोटी छोटी क्लासों में मान काटना सिखा देते हैं, काट दो, ये वैल्यू तो सेम है, कट जाएगी। 1/4 पाई अपॉन 1/4 पाई भी गया तो क्या बचा? 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 एप्सिलॉन। इसको सही किया तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला है ज्यादा काम का वो क्या है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी और विद्युतशीलता के रूप में इसका सूत्र क्या होगा? याद रखना, विद्युतशीलता के रूप में माध्यम या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात किसके बराबर होता है? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ध्यान रखना बेटा। अब ये छोटा सा टॉपिक था, नया टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, बड़ा टॉपिक है तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो याद रखना, मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स और फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कॉम्पिटिशंस में ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये आपको आना चाहिए, इसकी वजह है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझा देता हूँ, घर पे करना है आपको। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन है तथा प्रोटॉन है, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 5.3 × 10⁻11 मीटर। यानी ध्यान दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, दोनों के मध्य की दूरी कुछ है 5.3 × 10⁻11 मीटर। तो उनके मध्य आपको गणना करनी है विद्युत आकर्षण बल की। याद रखना है, आकर्षण बल क्यों बोला? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन नाभिक में पॉजिटिव होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर सदैव क्या रखते हैं? आकर्षित रखते हैं। अब दोनों में क्या पाया गया? आवेश E- और +P। तो याद रखिएगा, आवेशों के मध्य सदैव कौन सा बल कार्य करता है? विद्युत आकर्षण बल। इसके अलावा आपको एक छोटी सी चीज याद करनी है, इस बल की तुलना करनी है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हमें क्या करना होगा? हमें पहले विद्युत आकर्षण बल निकालना पड़ेगा, साथ ही हमें इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालना पड़ेगा। और आप मानों की तुलना करोगे और बताओगे कौन सा बल कितना गुना है किसका, और कौन सा बल प्रभावी है और कौन सा बल अप्रभावी है। आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले ही होगा। पहले 11th क्लास में बात कर चुके हैं कि बहुत अल्प दूरी पर बहुत सूक्ष्म आवेशों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की कोई भी प्रभावशीलता नहीं पाई जाती है, वो इससे सिद्ध हो जाएगी। अब जो मान आपके काम में आने वाले इस क्वेश्चन में ध्यान देना। जी का मान आपको बताइए, कक्षा 11 में पढ़ा था 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश याद रखिएगा बेटा समान होता है, केवल इसका नेगेटिव होता है और इसका पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है प्रोटॉन का आवेश। कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब दोनों के द्रव्यमान क्या क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 ×
10 की पावर माइनस 11 किलो 31 किलोग्राम एंड मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 इनटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम ऑफ वैल्यू। ढंग से रखना, ढंग से कैलकुलेशंस करोगे आंसर आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है लेकिन लगभग आप आंसर पर पहुंच जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना ही है। एग्जाम्पल नंबर 1.4 राजस्थान बोर्ड की अपनी किताब में। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन रह गया था 1.2 एग्जाम्पल नंबर 1.2, वो क्या है, वो भी आपको करना है। किसी वस्तु को कुछ आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो जाती है, 9.1 मिलीग्राम की। किसकी वृद्धि हो जाती है? 9.1 मिलीग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है n की, और आवेश का मान और प्रकृति भी ज्ञात करनी है। अगर ये क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपने पिछले तीनों लेक्चर आपने लिए होंगे, उनको पहले दोबारा देखिएगा। बेटा याद रखना, कोई चीज भूल जाओ, क्लास में गैप आ जाए, जैसे आज क्लास में गैप आया तो पिछला लेक्चर पहले देख लीजिएगा, इस लेक्चर को तब कंटिन्यू कीजिएगा। बेटा ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपको पुस्तक के आंकिक प्रश्न देखने हैं, जितने भी आपसे हुए हैं वो देख लेना। बेटा आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में बेटा अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो या क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो समझा दूंगा। आपको बेटा वीडियो में कोई दिक्कत हो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई समझ में नहीं आया हो, पिछली क्लासों में कोई दिक्कत हो, और मैं नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चंस कराना चालू करूंगा अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा वीडियो आपको पसंद आई हो बेटा आप लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने के बाद अपने जो क्लासमेट्स हैं जो कक्षा 12 में प्रवेश कर रहे हैं उनको शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। थैंक यू।